हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज इस वीडियो में हम मॉक को कैसे एनालाइज करना है वो देखेंगे। ठीक है, तो इस मॉक को एनालाइज करने के लिए मैंने एक मॉक अटेम्प्ट किया था इंग्लिश लैंग्वेज सेक्शन का, जो कि ECGC PO का मॉक था। टेक्स्ट बुक पर ये मॉक था, तो मैंने वो कुछ दिनों पहले अटेम्प्ट किया था। अब मैं ये आपके सामने लाइव इसका एनालिसिस करूँगी और आपको बताऊँगी कि किसमें क्या क्या गलतियाँ हैं और कैसे इसको मैं एनालिसिस करूँगी। ठीक है, अगर और किसी को ये टेस्ट अटैम्प्ट करना है तो ये टेक्स्ट बुक पर अवेलेबल है। इसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा टेक्स्ट बुक का, जो कि ईयरली रहता है। 399 रुपीज़ का है। अगर आप कोड यूज़ करोगे UT1VUR आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है ऐप का, वहाँ से आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हो और इसका सब्सक्रिप्शन परचेज़ कर सकते हो। ठीक है, इसमें आपको क्या होगा, सारे जितने भी एग्ज़ाम टेक्स्ट बुक मॉक टेस्ट जितने भी अवेलेबल कराता है, बहुत सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स को ये कंडक्ट करवाता है, उसके मॉक टेस्ट कंडक्ट करवाता है। तो आप जो है वहाँ से सारे मॉक टेस्ट फिर आपके एक्सेस हो जाएंगे एक ही सब्सक्रिप्शन से। ठीक है, सो चलते हैं। पहले हम ये देखेंगे कि कैसे कुछ एस्पिरेंट्स कैसे जो है मॉक को एनालिसिस करते हैं आफ्टर गिविंग द मॉक, जो मैं पहले किया करती थी, जो कि बहुत गलत है, जिससे कभी भी आपका प्रोग्रेस नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए जैसे मैं किया करती थी, मैं अब वो आपको बताती हूँ। जैसे कि मान लीजिए मैंने ये मॉक दिया, आई थिंक बहुत सारे जो हैं एस्पिरेंट्स इसको रिलेट करेंगे, जो कि बिगिनर हैं या जिन्होंने अभी तैयारी शुरू की है या फिर जिनका प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे हैं वो मॉक्स देने के बावजूद भी। इसका एक रीज़न ये हो सकता है कि आप अच्छे से मॉक को एनालाइज नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो मैं कैसे करती थी, जैसे कि मैंने आप ये मॉक आप देख सकते हो, मॉक देने के बाद मैंने अपना सीधे क्या खोल लिया है, सोल्यूशन खोल लिया है। तो सोल्यूशन खोलने के बाद मैं क्या करती थी, सबसे पहले मैं जाती थी सबसे पहले वाले क्वेश्चन पे, जो कि रॉन्ग था। जैसे कि सेकंड वाला मैंने इसको देखा, मैं यहाँ चले गई, मैंने यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखा। एक क्वैश इसका सिनोनिम पूछा था। यहाँ पर क्वैश का मुझे मतलब नहीं पता था, लेकिन मैंने यहाँ पर फिर भी गैस वर्क करने की कोशिश की, तो मेरा गैस वर्क गलत हो गया। इसके बाद मैंने क्या किया, इसको देख लिया कि क्वैश का सिनोनिम क्या हो गया, रिसाइन, और मैंने इसका मीनिंग भी देख लिया, जस्ट ऐसे ही देख लिया। बाकी मैंने और वर्ड्स का मीनिंग नहीं देखा और मैं आगे बढ़ गई। मैं आगे बढ़ी और मैंने 7th क्वेश्चन पे देख लिया, जो कि मेरा गलत था। तो मैंने इसको भी देख लिया कि कौन सा मैंने ओनली ए लिया था, लेकिन यहाँ पर आंसर हो गया AD। तो इसलिए मैं इसको भी देख लूँगी कि क्या गलती है और जस्ट फिर मैं आगे बढ़ जाऊँगी। और कभी कभी ऐसा होता है कि लोग अनअटेम्प्टेड को छोड़ देते हैं, बट मैं देख लेती थी कि क्या आंसर है, क्योंकि मुझसे अनअटेम्प्टेड नहीं होते थे, इसलिए इस वजह से मैं उसको देख लेती थी कि क्या आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से चलता रहता था, लेकिन मैंने कभी भी वो क्वेश्चंस नहीं देखे जो मेरे सही हुए। ठीक है, बट ये बहुत गलत चीज़ है, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें हम गैस वर्क यूज़ करते हैं और हमारा गैस वर्क काम कर जाता है। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि हमें वो आंसर अच्छे से आता था। तो हमें स्टार्टिंग से ये देखना है कि हमारा कौन सा क्वेश्चन हमने गैस वर्क किया था, अब वो गैस वर्क क्यों चला, क्या कॉन्सेप्ट था, गैस वर्क चला तो क्यों चला, मतलब क्या जो मैंने कॉन्सेप्ट सोचा था, क्या उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से वो गैस वर्क ठीक हो गया या नहीं। ठीक है, क्वेश्चन गलत हुआ तो क्यों हुआ, अनअटेम्प्टेड मैंने किया है तो उसमें क्या ऐसा था कि मैं उसको सही कर सकती थी या नहीं, सब कुछ देखना है। तो हम क्या करेंगे, अब जो मैं अपना मॉक करती हूँ एनालिसिस, तो मैं स्टार्ट करती हूँ क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करती हूँ, चाहे वो रॉन्ग हो, चाहे वो राइट हो, और चाहे वो अनअटेम्प्टेड हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये मेरा ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन क्या था। तो क्वेश्चन था, चूज़ द एंटोनिम ऑफ द वर्ड एक्सेप्शन। एक्सेप्शन का एंटोनिम ढूंढना था। ठीक है, तो एक्सेप्शन का मीनिंग तो उस टाइम मुझे पता था, तो मैंने जब ऑप्शंस देखे, सबसे पहला मुझे मिला एब्रेशन, जिसका मीनिंग मुझे नहीं पता था। ऑडिटी, ऑडिटी मुझे ऑड से समझ में आया, ऑड विच इज़ समथिंग विच इज़ डिफरेंट, तो मैंने कहा ये तो सिनोनिम हो गया। ठीक है, नॉर्म, नॉर्म मतलब नॉर्मल यूजुअल, तो मैंने बोला ये एंटोनिम हो गया। ठीक है, फिर भी मैंने कहा आगे देखते हैं। रेयरिटी, रेयरिटी क्या होगा, समथिंग विच इज़ रेयर यानी डिफरेंट। ठीक है, अनएक्सपेक्टेड मतलब अलग हो गया। ठीक है, एनॉमली, एनॉमली मुझे नहीं पता था इसका भी मतलब, तो यहाँ पर मुझे 2 का मतलब नहीं पता था। ठीक है, तो 2 का मतलब ना पता होने से थोड़ा सा डाउट हो जाता है, लेकिन मेरा जो इंट्यूशन था वो नॉर्म के साथ जा रहा था, क्योंकि नॉर्म का मतलब होता है यूजुअल, और तो वो ही सिनोनिम यहाँ पर से दिख रहा था, तो मैंने इसको यहाँ पर एज अ गेस वर्क मैंने इसको
यहाँ पर चूज़ कर लिया, ठीक है। तो ये गैस वर्क ही हुआ क्योंकि मुझे दो वर्ड्स का मुझे मीनिंग नहीं पता था। अब चलिए इस क्वेश्चन से मैं, इस क्वेश्चन के एनालिसिस से मैं क्या सीखूंगी? इस क्वेश्चन के एनालिसिस से मैं ये सीखूंगी, पहला तो एक्सेप्शन का मीनिंग। एक्सेप्शन का मीनिंग आप देख लो क्या होता है, समथिंग दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम ऑर्डिनरी और एक्सपेक्टेड। ओके, सो जो अलग होता है किसी भी नॉर्मल चीज़ से, उसे हम एक्सेप्शन बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे जितने पांच आपको ये एग्जाम्पल ऑप्शंस दिए हैं उनको हम देखेंगे, ठीक है। सो एबरेशन, एबरेशन का मतलब है, सॉरी, एबरेशन का मतलब हो गया डिपार्चर फ्रॉम व्हाट इज़ नॉर्मल, यूजुअल और एक्सपेक्टेड। तो ऐसी चीज़ से मतलब जो कि एक्सपेक्टेड ना हो, यूजुअल ना हो, नॉर्मल ना हो, वो एबरेशन कहलाएगा। तो जाहिर सी बात है ये सिनोनिम हो गया, ठीक। ऑडिटी, बीइंग स्ट्रेंज और पेक्यूलियर, अलग होना। नॉर्म, दैट इज़ यूजुअल। रेयरिटी, दैट स्टेट और क्वालिटी विच ऑफ बीइंग रेयर। ओके, तो एंड नेक्स्ट एनॉमली, एनॉमली दैट इज़ समथिंग दैट डेविएट्स फ्रॉम व्हाट इज स्टैंडर्ड, नॉर्मल और एक्सपेक्टेड, ठीक है। तो यहाँ से अब मुझे क्या पता चला, पांच क्वेश्चन, 6 वर्ड्स का मुझे मीनिंग पता चला, जिसमें से 2 का मुझे नहीं पता था, तो वो बाकी के 4 मेरे फिक्स हो गए और अच्छे हो गए, और जो 2 थे उनका मुझे मीनिंग यहाँ पर से पता चल गया, ठीक है। और एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दे रखी कि एंटोनिम कौन कौन से होंगे एक्सेप्शन के, नॉर्म, ऑर्डिनरी, यूजुअल, और एक्सेप्शन के एनॉमली, एबोरेशन, ऑडिटी, ठीक है। तो यहाँ से अब मुझे वोकैब मिली। इन 2 वोकैब्स को मैं या तो अपनी नोटबुक में नोट कर लूँगी, जहाँ भी मेरे पास, अगर आप हार्ड कॉपी यूज़ करते हो तो आप हार्ड कॉपी में लिख लीजिए। अगर आपको मतलब होता है कि मुझे मतलब PDF बनानी है या फिर मतलब अपना सॉफ्ट कॉपी में रखना है, तो आप इसको अपने नोट्स में टाइप करके लिख सकते हो। तो ये 2 वर्ड्स मुझे यहाँ से मिले। ये था फर्स्ट क्वेश्चन का एनालिसिस। नाउ मूव टू सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में था हमारा सिनोनिम चूज़ करना था क्वैश का। सो टू बी ऑनेस्ट मुझे क्वैश का जो है मीनिंग नहीं पता था कि क्या होगा, तो मैंने यहाँ पर थोड़ा बहुत ऐसे ही जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, गैस वर्क यूज़ करना चाहा, बट मेरा गैस वर्क यहाँ पर गलत हो गया, ठीक है। तो यहाँ से अब देखो, मुझे वैलिडेट का मतलब पता है, सैंक्शन का मतलब पता है, लेजिटिमाइज का मतलब पता था, मुझे रिसाइन और रेटिफाई का कुछ हद तक मतलब नहीं पता था। रेटिफाई का कुछ हद तक मुझे लग रहा था कि हाँ मुझे पता है, रिसाइन का नहीं पता था। तो नाउ अब हम देख लेंगे, सबसे पहले क्वैश का ही मीनिंग देखेंगे। देखो क्वैश का मीनिंग होता है टू रिजेक्ट एज इनवैलिड स्पेशली बाय लीगल प्रोसीजर। किसी भी चीज़ को इनवैलिड बोल के उसको रिजेक्ट कर देना एक लीगल प्रोसीजर के द्वारा, उसे हम क्वैश बोलते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे वैलिडेट। वैलिडेट का मतलब होता है किसी चीज़ को वैलिड बोल देना, लीगली वैलिड बता देना, ठीक है। रिसाइन का मतलब होता है टू रिवोक, कैंसिल और रिपील अ लॉ, ऑर्डर और एग्रीमेंट। तो किसी भी लॉ और ऑर्डर को रिपील कर देना, कैंसिल कर देना, उसको ख़त्म कर देना, ठीक है। तो ये आपका रिसाइन का मतलब है। तो ये आपका क्या हो गया, सिनोनिम होगा क्वैश का। लेजिटिमाइज यानी किसी चीज़ को लीगल करना। रेटिफाई, टू साइन और गिव फॉर्मल कॉन्सेंट टू अ ट्रीटी। किसी भी ट्रीटी या किसी कॉन्ट्रैक्ट या किसी एग्रीमेंट को उसको क्या बनाना है, ऑफिशियली वैलिड बनाना है, उसको फॉर्मली कंसेंट देना है आपको उसको, ठीक है। तो ये होता है आपका रेटिफाई करना। सैंक्शन, टू गिव ऑफिशियल परमिशन और अप्रूवल फॉर एन एक्शन। किसी भी एक्शन के लिए एक ऑफिशियल परमिशन देना सैंक्शन होता है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से भी हमें कितने वर्ड्स का मीनिंग पता चला, 5 वर्ड्स का, ठीक है। हो सकता है किसी को सैंक्शन का मीनिंग भी ना पता हो, किसी को लेजिटिमाइज का भी ना पता हो, ठीक है। सबके अलग अलग लेवल्स होते हैं, कोई बिगिनर लेवल का होता है, कोई अच्छे लेवल का होता है जिसकी इंग्लिश अच्छी होती है। तो हम सबको देख के तैयारी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमें 5 वर्ड्स मिले। अब इसमें से मैं वो वाले वर्ड्स लिख लूँगी जो मुझे नहीं आते थे, जैसे क्वैश का नहीं आता था मुझे, रिसाइन का नहीं आता था, और रेटिफाई का भी मैं लिख लूँगी, ठीक है। ऐसे ही आपको भी करना है अपने अटेम्प्ट में, ठीक है। तो यहाँ से आप देखिए, पिछले क्वेश्चन में मुझे 2 मिले, हो सकता है किसी को 3 मिलते। इस क्वेश्चन में मुझे 3 मिल गए। तो यहाँ से मेरे कितने वोकैब हो गए, 5। तो अभी मुझे सिर्फ 2 ही क्वेश्चन किए हैं मैंने, और 2 ही क्वेश्चन में मुझे कितने वोकैब मिल गई, 5 वोकैब मिल गई, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड वाला। इसमें पूछा है कि व्हाट इज़ द सेंट्रल थीम ऑफ द पैसेज, ठीक है। तो सेंट्रल थीम मेरी यहाँ ठीक है, क्योंकि मैंने पैसेज को अच्छे से पढ़ा था, तो इस क्वेश्चन को मैं ज़्यादा एनालिसिस यहाँ पर नहीं करूँगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पर पूछा है कि व्हाट इज़ इनकरेक्ट अकॉर्डिंग टू द गिवन पैसेज। तो ये भी अगेन क्वेश्चन, अगर आप आरसी अच्छे से पढ़ते हो तो ऐसे वाले क्वेश्चंस आपके मोस्टली गलत नहीं होते हैं, ठीक है। गलत होते हैं तो सिनोनिम और एंटोनिम वाले होते हैं।
नेक्स्ट है आपका अकॉर्डिंग टू द पैसेज वाई अ वुमन हैड फाइल्ड अ क्रिमिनल कंप्लेंट ऑफ रेप अगेंस्ट हर हस्बैंड। सो ये भी अगेन पैसेज के अंदर था, तो ये बहुत ही रेयरली गलत होने के चांसेस बनते हैं, ठीक है। इसमें कुछ ऐसा ज़्यादा एनालाइज करने की ज़रूरत नहीं है, ये जस्ट रीड एंड अटेम्प्ट द क्वेश्चन, ये ऐसा वाला क्वेश्चन है, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, ये है आपका एरर डिटेक्शन। तो एरर डिटेक्शन में देखिए, इसमें बी जो भी हाईलाइटेड पार्ट है वो एरर फ्री है। आपको यहाँ से वो ढूंढना है जो कि जिसमें एरर हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो ऑप्शंस हैं उसमें आपके कपल में दे रखे हैं ए बी ए सी ए डी ओनली ए। सो इसका मतलब यहाँ पर एक में भी हो सकता है, एक से ज़्यादा में भी एरर हो सकता है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब हम इसको एनालाइज करेंगे तो हम इसको दोबारा से पढ़ेंगे, ठीक है, दोबारा से पढ़ेंगे। हालांकि मेरा ठीक है, पर दोबारा से पढ़ेंगे और अब हम ये देखेंगे, उसको रिकॉल करने की कोशिश करेंगे कि हमने क्या कॉन्सेप्ट लगाया था इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में, ठीक है। तो सबसे पहले, वॉर, नेचुरल डिजास्टर्स एंड क्लाइमेट चेंज इज़ डिस्ट्रॉइंग some of the world's most precious cultural sites, and Google is trying to help preserve these archaeological wonders by allowing users access to 3D images of these treasures through its site। ओके, सो यहाँ पर देखिए, अब मैं स्टार्ट करती हूँ सेक्शन जो ए है आपका, पार्ट ए है। पार्ट ए में क्या लिखा है, वॉर, नेचुरल डिजास्टर एंड क्लाइमेट चेंज इज डिस्ट्रॉइंग। तो यहाँ पर 3 चीज़ें दी हैं, तो लेकिन यूज़ कर रहे हैं इसका जो कि आपका सिंगुलर में यूज़ होता है, इसलिए ये वाला पार्ट में गलती है, यहाँ आर आना चाहिए था, ठीक है। ये मेरा पहला यहाँ पर रीज़न था। नेक्स्ट अगर आप देखोगे, एंड गूगल इज़ ट्राइंग टू हेल्प प्रिजर्व दिस आर्कियोलॉजिकल वंडर्स। आर्कियोलॉजिकल वंडर्स यानी कि ये प्लूरल दी है, लेकिन यहाँ पर ये क्या यूज़ कर रहा है, दिस किसके साथ यूज़ होता है, सिंगुलर के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, हेल्प प्रिजर्व दीज आर्कियोलॉजिकल वंडर्स बाय अलाउइंग यूजर्स एक्सेस टू 3D इमेजेस ऑफ दीज ट्रेजर्स थ्रू इट्स साइट, ठीक है। ये तो ठीक है, तो इससे मुझे पता चला ए और सी यहाँ पर गलत था, तो इसलिए मैंने ए सी को यहाँ पर अटेम्प्ट किया था। अब हम देखेंगे कि क्या जो हमने किया है वो कॉन्सेप्ट ठीक था। हो सकता है कभी कभार हम गलत मतलब कुछ और हमें लगता है कि इसमें, मान लो यहाँ पर मुझे लगता है कि हेल्प प्रिजर्व में गलती है, तो मैं ये इसको सोच के लगा देती, पर ऐसा तुक्का हो जाता। लेकिन हमें यहाँ पर देखना है कि हमारा सच में कौन सा कॉन्सेप्ट लगा है यहाँ पे, ठीक है। तो वो हमें आंसर में मिल जाएगा। देखो यहाँ पे इन्होंने बोला कि पार्ट ए में एरर है। पार्ट ए में एरर क्यों है कि इज़ शुड बी रिप्लेस्ड विद आर, जो मैंने बताया कि इज़ आर से रिप्लेस होना चाहिए, ठीक है। मैं यहाँ से मुझे पता चल गया। अभी मैं ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं आपको मोटा मोटा बता देती हूँ, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर लिखा है, देखो, दीस होना चाहिए क्योंकि दिस यूज़ होता है सिंगुलर के लिए। ये लिखा है दिस यूज़ होता है आपका सिंगुलर के लिए, और दीज यूज़ होता है आपका किसके, प्लूरल के लिए, ठीक है। तो इसलिए ये आपका आंसर ठीक हो जाएगा। नीचे आपको प्रॉपर आंसर भी दिया है कि क्या होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 जो कि मेरा रॉन्ग हो गया है, तो उसको पहले हम देखेंगे कि हमने क्या किया था, क्यों रॉन्ग हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं, द कॉलोनियल स्टेट फेल्ट मार्जिनलाइज्ड फ्रॉम इंडियन society because of its own modernity, therefore it sought to address that marginalization by bringing its modernity to change Indian society। ओके, सो फर्स्ट पार्ट में मुझे लगी गलती, द कॉलोनियल स्टेट फेल्ट मार्जिनलाइज्ड। कॉलोनियल स्टेट जो है मार्जिनलाइज्ड फील किया उसने। फॉर्म इंडियन से तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, यहाँ पर फ्रॉम इंडियन सोसाइटी आना चाहिए, तो इसलिए ये यहाँ पर गलती हो गई। मुझे लगा बाकी सब ठीक है क्योंकि इसमें कुछ मुझे और दिक्कत नहीं लगी थी, इसलिए मैंने ओनली ए ऑप्शन चूज़ किया था, बट यहाँ पर ए और डी है, ठीक है। तो अब देखते हैं डी में क्या गलती है। अगर आपको पढ़ने से समझ आ रहा है दोबारा से तो ठीक है, वरना हम क्या करेंगे, आंसर देखेंगे नीचे, ठीक है। देखो यहाँ पर लिखा है फॉर्म, यहाँ पर गलत है और फ्रॉम होना चाहिए, ठीक है। तो पहला तो ठीक है मेरा, लेकिन दूसरा क्यों गलत हुआ। अब देखो दूसरे में लिखा है, इन पार्ट डी इट्स योर एंड दे आर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इट इज़ यू आर एंड दे आर रिस्पेक्टिवली, ठीक है। अगर हम जब इट्स लिखते हैं यानी एपिस्ट्रॉफी लगा के इट्स लिखते हैं या एपिस्ट्रॉफी लगा के यू आर लिखते हैं, तो वो क्या होते हैं, आपके कॉन्ट्रैक्शन होते हैं किसके, इट इज़ के, यू आर के, दे आर के, ठीक है। लेकिन इट्स, यूर एंड देयर आर पजेसिव प्रोनाउंस दैट आर यूज टू शो दैट नाउन बिलोंग्स टू इट, यू और देम, ठीक है। तो इट्स जैसे होता है ना, यहाँ पर कोई भी, जैसे इसमें देखो, इसमें लिखा है बाय ब्रिंगिंग इट्स मॉडर्निटी, यानी
उसकी मॉडर्निटी। तो इसलिए यहाँ पर क्या यूज़ होता है, एपोस्ट्रोफी एस यूज़ नहीं होता, ITS यूज़ होता। ठीक है, जो जिस पे कि मैंने ध्यान नहीं दिया, तो इस सिली मिस्टेक की वजह से मेरा ये क्वेश्चन रॉन्ग हो गया। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाली होती है कि अब जब भी मेरे क्वेश्चन में मेरे पेपर में कभी भी ऐसा कुछ आएगा तो मैं ध्यान रखूँगी कि ये यहाँ पर इट किस लिए यूज़ हो रहा है, कि पजेसिव एज अ पजेसिव प्रोनाउन यूज़ हो रहा है या फिर दूसरे तरीके से यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर ये मेरा क्वेश्चन इस वजह से गलत हो गया। ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत ध्यान रखने की हैं और ये तभी आपको समझ में आएंगी जब आप मॉक को अच्छे से एनालाइज करोगे। ठीक है, नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 मैंने अटैम्प्ट नहीं किया था और शायद मुझे ऐसे ही मैंने पढ़ने की कोशिश नहीं करी। कभी कभार ऐसा होता है कि क्वेश्चन देख के थोड़ा सा डर सा लगने लगता है, खास करके एरर डिटेक्शन, तो हम पढ़ते नहीं हैं और सीधे स्किप कर देते हैं। बस एक बार पढ़ते हैं और अगर गलती नहीं मिलती है तो हम स्किप कर देते हैं। अगर गलती आसानी से मिल जाती है तो हम उसको दोबारा पढ़ के ठीक कर लेते हैं, लेकिन अगर गलती आसानी से नहीं मिलती है पहली बार पढ़ने में तो हम उसको स्किप करना ठीक समझते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको 1 से 2 बार अगर पढ़ रहे हो तो उसके बाद जो है एक बार पढ़ो, एक बार समझ में नहीं आता तो 2 बार पढ़ो। 2 बार पढ़ने पर आपको कुछ कुछ समझ में आने लगेंगे। ठीक है, जैसे कि इसको देखिए, एट फर्स्ट द न्यू कॉलोनियल एपरेटस एक्सरसाइज कॉशन एंड ऑक्यूपाइड इंडिया बाय अ मिक्स। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि एक्सरसाइज कॉशन एंड ऑक्यूपाइड इंडिया बाय अमिक्स। देखो अब मैंने यहाँ पर जब इसको दोबारा पढ़ा तो मुझे पता चला कि ऑक्यूपाइड यहाँ पर लिखा है एंड कॉलोनियल एपरेटस ने क्या किया, मतलब इंडिया को जब ऑक्यूपाई किया, और एक्सरसाइज कॉशन यहाँ पर लिखा है। इसका मतलब ये यहाँ पर ये फर्स्ट फॉर्म नहीं, यहाँ पर सेकेंड फॉर्म होनी चाहिए थी, जो कि यहाँ पर गलत हो गई। ठीक है, तो ए जो है बी आपका पार्ट गलत हुआ। बाय अ मिक्स ऑफ मिलिट्री पावर, ऑफ मिलिट्री पावर क्या होगा, एंड सबटाइटल डिप्लोमेसी। तो यहाँ पर ऑफ वो वाला होना चाहिए था, OF। ठीक है, एंड द हाई ग्राउंड इन द मिडल ऑफ द सर्कल्स ऑफ सर्कस। तो यहाँ से पता चला, देखो मैंने इसको 2 बार पढ़ा, इससे पहले एनालिसिस करने से पहले मैंने एक बार इसको देखा था। तो मैंने जब उसको पढ़ा तो मेरे को उस टाइम समझ में आ गया, मॉक देते टाइम समझ में नहीं आया, बट वैसे मेरे को समझ में आ गया कि अरे ये गलती यहाँ पर थी। ठीक है, तो कभी कभार ऐसा होता है कि एक बार पढ़ने पे नहीं आता है तो उसको 2 बार पढ़ लो, 3 बार पढ़ लो, आपको आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर आपका BC हो गया। ठीक है, अब देखते हैं क्या क्या ऑप्शन यहाँ पर क्या आंसर्स है। तो यहाँ पर लिखा है द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब दैट फिट्स इन दिस कॉन्टेक्स्ट इज एक्सरसाइज्ड। ओके, तो सेकंड फॉर्म हमें यहाँ यूज़ करनी थी और प्रपोजिशन यूज़ करना था ऑफ, जबकि यहाँ पर ऑफ यूज़ हुआ था जो कि गलत था। ठीक है, तो ये ठीक हो गया आपका। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आप देखिए यहाँ पर लिखा है मैरीज मदर वॉज स्लॉगिंग इट आउट इन द किचन, हर फादर वॉज रिलैक्सिंग विद अ बॉटल ऑफ सोडा। तो इसको मैंने अटेम्प्ट कैसे किया था, ये आपके देखो फ्रेज़ होते हैं जो कनेक्टर्स होते हैं, उसका क्वेश्चन है। इससे इस टाइप के क्वेश्चन पिछली बार पूछे गए थे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मुझे स्लॉगिंग इट आउट का मीनिंग नहीं पता था, लेकिन जब मैंने सेकंड सेंटेंस पढ़ा मुझे पता चला कि उसके फादर जो है वो रिलैक्स कर रहे हैं जबकि उसकी मम्मी जो है काम कर रही है किचन में। इसका मतलब वो रिलैक्स कर रहे हैं, तो उसका मतलब वो कुछ हार्ड वर्क कर रही होगी। तो मुझे यहाँ से पता चला कि हाँ ऑपोजिट चीज़ है। ठीक है, वाइल, फर्दर मोर, डिस्पाइट। तो फर्दर मोर तो हो नहीं सकता, डिस्पाइट भी नहीं हो सकता है। ठीक है, मीनिंग तो सबको पता ही होता है इसका, वाइल होगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ से इसका आंसर ओनली 1 चूज़ किया, लेकिन मैं इसको फिर भी देखूंगी कि क्या यहाँ पर इसका ऑप्शन है। ठीक है, तो मैरीज मदर इज़ वर्किंग रियली हार्ड इन द किचन एंड द सेम टाइम हर फादर इज़ रिलैक्सिंग। तो सेम टाइम के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, वाइल यूज़ करते हैं। जो भी साइमल्टेनियस काम होते हैं उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, वाइल यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद फर्दर मोर एक एडिटिव कनेक्टर है जिसको हम यूज़ करते हैं, मतलब जैसे कि आई डोंट वांट टू पार्टिसिपेट, फर्दर मोर आई डोंट हैव द पार्टिसिपेटिंग फी। ठीक है, डिस्पाइट आपका एक सबऑर्डिनेटिंग कनेक्टर है जिसको भी अब ये जैसे डिस्पाइट हैविंग स्कोर्ड रियली वेल साशा वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद हर मार्क्स, मतलब बहुत अच्छे मार्क्स होने के बावजूद भी साशा जो है सेटिस्फाइड नहीं थी अपने मार्क्स से, तो ये डिस्पाइट का मीनिंग हुआ। तो इस तरीके से आपको ये जो कनेक्टर्स हैं ना, इनको याद, जितने भी कनेक्टर्स हैं उनको अच्छे से याद कर लीजिएगा ताकि आपको मीनिंग याद हो तो आप अच्छे से आंसर कर पाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में यहाँ पर आपका था फिल इन दी ब्लैंक्स। तो फिल इन दी ब्लैंक्स में यहाँ पर देखिए, हाँ फिल इन दी ब्लैंक्स में देखिए अमेरिकाज एलाइज इन द रीजन डैश 2 चैलेंजेस। तो यहाँ से जब अमेरिका के जो एलाइज हैं रीजन में, उन्होंने क्या किया, 2 चैलेंजेस को क्या किया। ठीक है, तो मैं आंसर में गई, मैंने देखा एस तो नहीं हो सकता, फेस हाँ हो सकता है, मिनेक यानी कि खतरा ये भी नहीं हो सकता, सोलेक
इफ़ेक्ट। तो सोलेस और फेस में मुझे इसका मीनिंग नहीं पता था, तो मुझे फेस ही लग रहा था, इसलिए मैंने गैस वर्क में फेस यूज़ किया और फेस मेरा यहाँ पर करेक्ट हो गया। लेकिन अब मैं यहाँ पर पाँचों के मीनिंग देखूँगी, ठीक है। फेस का तो मतलब पता ही है कि किसी चीज़ का सामना करना, ठीक। उसके बाद यहाँ पर हम देख लेते हैं एज का मतलब होता है अ पर्सन हु एक्सेल्स एट पर्टिकुलर स्पोर्ट और अदर एक्टिविटी। एज यानी कहते हैं ना इस बंदे को ये चीज़ पर मतलब ये इसने एस कर रखा है, यानी कि कोई भी किसी भी महारत हासिल होना। एस मीने एक मतलब कोई खतरा या धमकी, ठीक है। सोले मतलब कंफर्ट और कंसोलेशन इन अ टाइम ऑफ डिस्ट्रेस और सैडनेस। तो एक कोई भी अगर सैडनेस का टाइम है तो उस टाइम कंसोलेशन देना या कंफर्ट होना सोलेक हो गया, ठीक है। इफेक्ट क्या हो गया, मीन्स टू मेक समथिंग डिसअपियर, टू रिमूव समथिंग, किसी चीज़ को हटा देना या किसी चीज़ को ख़त्म कर देना, वो हो गया आपका फेस। तो यहाँ से मुझे कितने वर्ड्स पता चले, मुझे यहाँ से 5 वर्ड्स पता चले, जिसमें से मुझे 2 नहीं पता थे, तो 2 के आंसर मुझे पता चल गए। 2 वर्ड्स मेरे वोकेबुलरी में और ऐड हो गए, इसको भी मैं नोट कर लूँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 जो कि ठीक था मेरा, फिर भी हम देखेंगे। The bedrock of the partnership between the US and its Gulf allies was America's security guarantees in the return for the dash flow of oil. So किसके रिटर्न में, मतलब ऑयल फ्लो के रिटर्न में, ठीक है। फॉर द डैश किसके लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपका देखो, मैं ऑप्शन में गई। लिस्टलेस का मतलब तो यहाँ पे कोई बैठ नहीं रहा। स्पॉटलेस, वो भी कुछ नहीं बैठ रहा। रूथलेस नहीं बैठ रहा। सीमलेस देखते हो सकता है। रिमोर्सलेस, तो जिसका रिमोर्सलेस का मीनिंग तो मुझे पता नहीं था, लेकिन यहाँ से सीमलेस का मतलब मुझे यहाँ से फिट बैठ रहा था कि जो है ऑयल का जो फ्लो है वो सीमलेसली होना चाहिए, जिसके लिए मतलब गल्फ़ ने और यूएस ने अलाई किया, ठीक है। सिक्योरिटी मतलब अमेरिका की सिक्योरिटी गारंटी के साथ, ठीक है, पार्टनरशिप की, इसलिए मैंने इसको चूज़ कर लिया, ठीक है, जो कि ठीक हो गया। लेकिन अब हम आगे देखते हैं। स्पॉटलेस, देखो जो का मीनिंग आपको पता है बस उसको एक बार पढ़ लो। सीमलेस का मतलब होता है कोई चीज़ बहुत अच्छे से कर देना, ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से कर देना, स्मूथली, कंटिन्यूसली, सीमलेस, ओके। लिस्टलेस होगा लैकिंग एनर्जी और एंथुजियाज्म। लिस्टलेस का मतलब देखो, यहाँ से अब आपको एक नए वर्ड का मतलब पता, लिस्टलेस, जिसका मतलब होता है कि एनर्जी का लैक होना या किसी भी एंथुसियाज्म का लैक होना। स्पॉटलेस एब्सोल्युटली क्लीन और प्योर, आई थिंक ये सबको पता होगा। रूथलेस यानी कि हैविंग और शोइंग नो पिटी और कंपैशन फॉर अदर्स, यानी ये भी मुझे शायद लगता है सबको पता होगा कि रूथलेस यानी बहुत जो बेकार तरीके से किसी को ट्रीट करता है, तो उससे हम कहते हैं रूथलेस। और रिमोर्सलेस का मीनिंग मुझे नहीं पता था, तो यहाँ से पता चल गया विदाउट रिग्रेट और गिल्ट। किसी रिग्रेट और गिल्ट के किसी को अगर रिग्रेट और गिल्ट ना हो तो हम क्या कहेंगे, रिमोर्सलेस, ठीक है। तो यहाँ से मेरी वो कैब में 2 वर्ड ऐड हुए, रिमोर्सलेस और लिस्टलेस, ठीक है। ऐसे ही आपकी वो कैब में भी बहुत सारे वर्ड्स ऐड होंगे जब आप अपने मॉक को ऐसे एनालाइज करोगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 में देखो लिखा है, यहाँ से पढ़ते हैं। बट द यूएस सिक्योरिटी प्रोमिसेस टुक अ हिट व्हेन सऊदी अरेबियाज ऑयल इंस्टॉलेशन oil installation came under attack in 2019 for which the Saudis and the Americans dash Iran, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या बोला है कि यूएस सिक्योरिटी ने प्रॉमिस किया हिट करने को, किस पर, सऊदी अरेबियाज़ के ऑयल इंस्टॉलेशंस पर। जब अटैक हुआ, कौन सा, 2019 में जब अटैक हुआ, विच द सऊदीज़ एंड द अमेरिकन्स फॉर विच द सऊदीज़ एंड अमेरिकन्स डैश ईरान। तो क्या किया उन्होंने ईरान के साथ, ठीक है। तो मतलब ईरान को क्या किया उन्होंने, ईरान को फ्रेम किया, नो। टेम, आई डोंट नो द मीनिंग ऑफ टेम। ब्लेम कह सकते हैं जिसके लिए जो भी अटैक हुआ था उसके लिए उन्होंने किसको ब्लेम किया, ईरान को। फेम, ठीक है, फेम नहीं हो सकता। लेम भी नहीं हो सकता है ना, तो आंसर था यहाँ पर ब्लेम, जो कि ठीक हो गया। तो यहाँ से अब मुझे देखिए कितने मीनिंग्स पता चलेंगे। मुझे यहाँ पर से टेम का मतलब नहीं पता था, ब्लेम का मतलब पता है, तो टेम का मतलब नहीं पता था, यानी कि फ्रेम तो पता ही होगा आपको, किसी चीज़ को बनाना, प्लान करना, सिस्टमाइज़ करना, ठीक है। टेम का मतलब है टू ब्रिंग समथिंग वाइल्ड अंडर योर कंट्रोल, कोई बहुत ही ज़्यादा वाइल्ड चीज़ हो रही है उसको अपने कंट्रोल में करना, उससे हम बोलते हैं टेम। फेम मतलब फेमस होना। लेम मतलब डल, अनइंस्पायरिंग, ठीक है, तो आपको सबको पता ही होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम 13 पे। 13 मेरा रॉन्ग हो गया, देखते हैं क्यों हुआ। ऑयल प्रोडक्शन वॉज डैश बट द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन चूज़ टू डू नथिंग। ऑयल प्रोडक्शन क्या हो रहा था, कुछ भी हो रहा था, लेकिन ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने चूज़ किया, कुछ नहीं करना चूज़ किया। अब देखो यहाँ पर
मैंने जो चूज़ किया वही चूज़ किया रेमिट। मुझे जहाँ तक लग रहा था रेमिट होगा, हालांकि मुझे रेमिट का एग्जैक्ट मीनिंग नहीं पता। एफिडेविट नहीं होना था, कॉम्प्लिसिट नहीं होना था, मुझे पता था। एमिट भी नहीं होना था। हिट और रेमिट में मुझे कन्फ्यूजन थी, तो मैंने रेमिट चूज़ कर लिया, जो कि गलत हो गया। पर यहाँ पर से देख लेते हैं। पहले हिट का मतलब भी पता होता है, ठीक है। ऑल प्रोडक्शन वॉज हिट, यानी मतलब उसमें गड़बड़ी हुई थी, लेकिन आई डोंट नो वाई मैंने रेमिट चूज़ किया, ठीक है। मीनिंग देख लेते हैं। देखो, कॉम्प्लिसिट का मतलब होता है बीइंग इन्वॉल्व विद अदर्स इन एन एक्टिविटी दैट इज़ अनलॉफुल और मॉरली रॉन्ग, ओके। कॉम्प्लिसिट का मतलब क्या हुआ कि बीइंग इन्वॉल्व विद अदर्स, ऐसे लोगों के साथ इन्वॉल्व होना जो कि गलत चीज़ें कर रहे हैं। एफिडेविट, किसी चीज़ का रिटन स्टेटमेंट, उसको हम एफिडेविट बोलते हैं। और रेमिट का मतलब होता है टू कैंसिल समबडीज डेब्ट और फ्री समबडी फ्रॉम ड्यूटी और पनिशमेंट, ओके। तो ये गलत हो गया, जाहिर सी बात है, ऐसा यूज़ ही नहीं होना था। तो किसी का डेब्ट माफ़ कर देना, ठीक है, और किसी को पनिशमेंट और ड्यूटी से फ्री कर देना, उसको हम रेमिट बोलते हैं। एमिट बोलते हैं टू प्रोड्यूस एंड डिस्चार्ज समथिंग, किसी चीज़ को प्रोड्यूस करना या फिर किसी चीज़ को डिस्चार्ज करना, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, मुझे 2-3 वर्ड्स का मीनिंग पता चला। कॉम्प्लिसिट का पता चला, रेमिट का पता चला, एमिट का पता चला, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में आप देखोगे तो ये किसका है, आई थिंक, हाँ, 5। तो यहाँ से पढ़ेंगे, सऊदी अरेबिया एंड द यूएई हैव कम अंडर मल्टीपल अटैक्स बाय येमेन्स हाउथिस एंड द यूएस हैज़ डैश लिटिल हेल्प। सऊदी अरेबिया और यूएई जो है मल्टीपल अटैक्स उन पर हुए यमन के हाउथिस के द्वारा, और यूएस हैज़ डैश द लिटिल हेल्प। यूएस ने क्या किया, उनको ऑफ़र किया, उनको दी, ठीक है। तो ऑफर्ड यहाँ पर ठीक हो गया। बेयर्ड, सेक्रेड, अल्टर्ड, अदर्ड, ठीक है। तो यहाँ से मुझे सेक्रेड का मीनिंग पता था, बेयर्ड का भी पता था, अल्टर्ड का भी पता था, अदर्ड का भी मतलब समथिंग पता था, बहुत ऐसा नहीं पता था एग्जैक्टली। तो यहाँ से क्वेश्चन मेरा ठीक था। तो देखो, यहाँ पर बेयर्ड का मीनिंग देख लेते हैं। किसी चीज़ को प्रोहिबिट करना, वो बेयर्ड होता है। सेक्रेड यानी कि कोई चीज़ टू इम्पॉर्टेंट है, स्पेशल, टू बी चेंज और हार्म, ठीक है। अल्टर्ड यानी किसी चीज़ को चेंज करना। अडेड यानी मीन्स टू स्टिक फर्मली और समथिंग, यानी दृढ़ निश्चय वाला होना है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, ये भी आपका यहाँ से। तो इस तरीके से देखिए, अब मैं पूरा मॉक तो एनालाइज नहीं करूँगी क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। क्वेश्चन 40 है, तो इस तरीके से आप जो हैं अपने क्वेश्चंस को चेक कर सकते हो, अपने क्वेश्चन को एनालाइज कर सकते हो। यहाँ से आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो। ये क्वेश्चन जो आपके गलत होते हैं उनको देखिए, जो सही होते हैं उनको देखिए, ठीक है। यहाँ पर ये सारे, अब उसके बाद आप क्या कर सकते हो, ये क्वेश्चन मैंने अटैम्प्ट नहीं किए थे, कुछ अटैम्प्ट किए थे, कुछ गलत हो गए थे, उनको देखो कि क्या गलतियाँ हैं। आई थिंक अब आपको एक ब्रॉडर अप्रोच मिल गई होगी कि हमें कैसे किसी भी क्वेश्चन को अटैम्प्ट मतलब एनालाइज करना है, किसी भी क्वेश्चन को मॉक के, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है। और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है या किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है, वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। और अगर किसी को और भी सेक्शंस जानना है, जैसे रीजनिंग को कैसे एनालाइज करें, और यहाँ पर से हम क्वांट को कैसे एनालाइज करें, वो आप मुझे यहाँ पर बता सकते हो, ठीक है। मैं उसके लिए भी वीडियो ले आऊँगी। तो आई होप यू ऑल विल डू गुड इन योर एग्ज़ाम, और प्रिपरेशन अच्छी तरीके से करिए, मॉक को बहुत अच्छे से एनालाइज करिए। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो, बाय, टेक केयर।